तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का जो बेसिक्स मैं अब बता रहा था। फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इज व्हेन ए मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। कब कैसे कैसे पता चलेगा? व्हेन ए सॉल्यूशन डेविएट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट और लेफ्ट। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है? इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल थ्योरेटिकल पार्ट है कि अगर उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो वो ऐसा काम कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट कर सकता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, इफ ए कंपाउंड हैव ओनली वन चिरल कार्बन then it will must have non-superimposable mirror image. So compound must be chiral. कंपाउंड निश्चित रूप से चिरल होगा। और यहाँ पर जैसे ये R है और ये S है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। If one of them rotate the plane polarized light to left, then other will rotate it on the right. लेफ्ट में जो रोटेट करेगा उसे माइनस से डिनोट करते हैं, राइट में जो रोटेट करेगा उसे प्लस से रोटेट प्लस कहते हैं। इसको हम लोग प्लस वाले को डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और माइनस वाले को लेवो रोटेटरी कहते हैं। In case enantiomer, their rotation power is equal in magnitude. enantiomer के केस में उसका जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पर एक प्लस वाला जो है R वाला, मान लो यहाँ प्लस है, ये हमारा प्लस है और ये वाला माइनस है। तो अगर R वाले का 6.5 डिग्री है, ये दिस इज एज्यूम, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। ये यहाँ पर एज्यूम लिखा है, वो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, एक्चुअल डाटा कुछ और होगा। अब ये मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये क्या है? ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर जो डाटा लिया है वो एक्चुअल फैक्ट लिया है। ये कौन सा एसिड है जी, बताओगे? सर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है, यहाँ लिखा है, मैंने कहीं नहीं लिखा है, तो इट इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल जब लिया तो यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स मैंने लिखा हुआ है, जो डाटा है एक्चुअल है। यहाँ पर S है, ये R है, S वाला पॉजिटिव दे रहा है, R वाला निगेटिव दे रहा है। तो ऐसा भी ना समझिएगा R लिखा हुआ है तो पॉजिटिव है, नो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। SR जस्ट ए कॉन्फ़िगरेशनल, ये तुम्हें स्टेटस बताता है कॉन्फ़िगरेशन में कैसा है। प्लस माइनस जो बताता है वो क्या बताता है? वो एक्चुअल बताता है कि डेक्स्ट्रो है या लेवो है। दैट विल बी प्लस माइनस इज एक्सपेरिमेंटल एंड RS इज थियोरेटिकल। यहाँ पर हम लोग थियोरेटिकली RS बता रहे हैं। स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पर जैसे इसका प्लस 2.6 डिग्री है, तो यहाँ पर कौन सा हम लोग लाइट भी ले रहे हैं वो भी हमें पता होता है। वो सोडियम का लाइट लिया जाता है, सोडियम का वेवलेंथ कुछ फिक्स होता है, उस वेवलेंथ को हम लोग यूज करते हैं, सिंगल वेवलेंथ वाला यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है वो। नाउ जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया, salt of tartaric acid. Salt of tartaric acid, by using X-ray diffraction technique, its structure was revealed. This is the first time इसी को हम लोगों ने पता लगाया, साइंटिस्ट ने पता लगाया फर्स्ट टाइम इन 50s। In 1950s
के टाइम में, आई थिंक 52 के आसपास, ये सॉल्ट ऑफ टर्टरिक एसिड का पता चला। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसका माइनस है, माइनस वाला यानी ये स्ट्रक्चर का है, ये पता चला। समझ में आई बात? यानी जो लेवो था उसका स्ट्रक्चर ये है, डी टर्टरिक एसिड सॉल्ट है, ये हमें पता लगा by using X-ray diffraction technique. It was the very lengthy process था, इसका पता लगाना इजी नहीं था, जैसे हम लिख दे रहे हैं उतना आसान नहीं था ये। Now after that things become easier. एक बार जब इसका पता लग गया, after that things become easier, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? Now by correlation with this, scientists were able to reveal many optical active structure. If enantiomer solution in equal amount, अगर enantiomer ये solution कर दो, if enantiomer are in equal amount in solution, then they will not rotate plane polarized light. इसको हम लोग रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं, ये रैस्मिक मिक्सचर होता है। तो ये बात समझ में आ गई सबको? अब यदि मोर देन वन है, मिक्सचर है। हाँ बोलो विराज। सर रैस्मिक मिक्सचर ये कौन सा मिक्सचर है, मतलब एग्जांपल? रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है? इनैंशियोमर का मिक्सचर होता है। इनैंशियोमर तो मिरर इमेज होते हैं ना, रैस्मिक मिक्सचर क्या है? रैस्मिक मिक्सचर जो है, इट इज द मिक्सचर ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इनैंशियोमर। इनैंशियोमर समझ गए ना क्या होता है? मिरर इमेज वाला। दोनों इमेज आ गया उसका, अगर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में आ गया तो वो रैस्मिक मिक्सचर हो जाता है। क्योंकि एक लेफ्ट में करना चाहेगा, दूसरा राइट में करना चाहेगा, दोनों की ताकत एक ही बराबर है, तो किधर भी नहीं जाएगा लाइट। बट दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड। मान लो एक तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिक एसिड का, जो वही एग्जांपल ले ले हम लोग फिर से। इलेक्ट्रिक एसिड कहाँ गया? ये था COH OH H CH3 जो था, इलेक्ट्रिक एसिड को ही ले, COH OH H and CH3 था। ये वाला एक है और दूसरा एक। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हो गए, समझे? ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हो गए, इनैंशियोमर है। तो इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन जो है तुम्हें रैस्मिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं जहां पर मोर देन वन चेरल कार्बन होता है। इनकेस अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अभी डिस्कस कर रहे थे वन चेरल कार्बन वाला ही डिस्कस किया था ना। देखो हमने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था। इफ ए कंपाउंड हैव ओनली वन चेरल कार्बन, ये किया था अभी डिस्कस हम लोग। अब हम लोग करेंगे इफ हैव मोर देन वन चेरल कार्बन। इफ a compound have more than one chiral carbon, अगर एक कंपाउंड को मोर देन वन चिरल कार्बन है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बन सकता है।
एक मान लो हमने यहाँ पर ले लिया CH3, ठीक है, और इधर ले लिया C2H5, OH OH H और CH3 C2H5, इसका मिरर इमेज क्या होगा? OH H OH। तो ये दोनों चूंकि मिरर इमेज हैं, इसको मान लो हमने A मान लिया और इसको B मान लिया, ठीक है। एक और फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, CH3 C2H5 OH H OH H OH OH H CH3 C2H5, समझ में आया? और इसको मैंने C और D ले लिया, इसको C एंड D ले लिया। तो टोटल कितने हो गए तुम्हारे आइसोमर्स इस केस में? यहाँ पर देखो दो चिरल कार्बन था, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, दोनों चिरल कार्बन, यहाँ भी है यहाँ। तो इन दिस केस देयर आर 4 चिरल कार्बन। तो जितने भी चिरल कार्बन होते हैं ना, उसका जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है वो 2 टू द पावर होता है। मान लो कि इफ a compound have n chiral carbon, this is not general rule, ये हमेशा ऐसा सही नहीं है। if a compound have n chiral carbon, then in generally they have 2 to the power n optical isomer, optical isomer, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जो है दो चेरल कार्बन है, जैसे पहले वाले में क्या था, एक ही चेरल कार्बन था, तो 2 टू दी पावर 1 तो 2 हो गया। यहाँ पर कितने हैं, हाउ मेनी चेरल कार्बन? यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, हियर n इज 2। तो नंबर ऑफ चेरल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दे वेर कॉल्ड इनेंसियोमर। तो यहाँ पर ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है? ए एंड बी क्या है? आर, ए एंड बी आर इनेंसियो, पहली बात, ए और बी इनेंसियोमर है। सेकेंड पॉइंट, सी एंड डी क्या है? ये भी तो मिरर इमेज है ना, और नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो सी एंड डी आर इनेंसियोमर, ये भी इनेंसियोमर पेयर है, एक तरह से इनेंसियोमर एक तरह से पेयर है और कुछ नहीं। ये तो हो गए इनेंसियोमर। अब ए और डी में क्या रिलेशन होगा? व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी? व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, बी एंड सी? इस दोनों में क्या रिलेशन होगा? क्या इन दोनों का भी इक्वल अमाउंट
मिक्स कर देने से रेशमिक मिक्सचर बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं मिक्स करने पर। ठीक है, ए और जो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल है उन्हीं को इनैंसियोमर कहेंगे। तो इसलिए ए और बी इनैंसियोमर पेयर है। जस्ट लाइक लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ए और बी लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, सी और डी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, लेकिन वो किसी और का है। और तो वो दोनों मिलकर नहीं बनने वाले हैं, दोनों मिरर इमेज ही नहीं थे आपस में। तो ए और डी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियो, इट इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर, समझा? और ये भी वही होगा, डायस्टीरियो। बोथ आर डायस्टीरियोमर्स। समझ में आई बात? The optical, or you can say the optical isomers, those are not mirror image pair, are called diastereomers. मीन्स ऐसा कोई पेयर तुम कंसिडर कर लो ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो कि आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो उसको इनैंसियोमर ना कह के तुम क्या कहोगे? डायस्टीरियोमर। इज क्लियर? तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 2 to the power कितना हो गया? 2, 4, टोटल 4 आइसोमर्स हो गए। अब एक और अगर लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इधर हम लोग कर लेते हैं, सपोज CHO कर लो, कुछ भी बना लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं है। और इधर हमने सपोज CH3 और इधर OH कर दिया, इधर H कर दिया। और मान लो इधर Br कर लिया, और इधर कुछ ऐसे ही कर लिया, चलेगा। यहाँ पर CH2OH कर दिया, and here ये है हमारा एक स्ट्रक्चर। तो इसमें कितने चैनल कार्बन हो गए? 3, एक, 3, 2 and 3. So there are 3 chiral carbon. So total number of optical isomer. So total number of optical isomer कितना हो जाएगा? 2 to the power 3. So it is 8. 2 to the power 3. So it is 8. 8 optical isomers. कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? हाँ सर। अब ऐसे में आते हैं जहां कुछ सिमेट्री मिलती है। कुछ ऐसे भी केसेस होंगे, देयर आर सम केसेस, देयर आर सम केसेस वेयर यू कैन फाइंड सिमेट्री and then number of total
ऑप्टिकल आइसोमर get reduced from 2 to the power n, get reduced from 2 to the power n। और इस सिमेट्री के कारण जो है उसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, कम होगा। एक एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ये CS3 OH H OH ये, तो इसमें कितने चेरल कार्बन है, एक ये दो चेरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे इस तरीके का एक प्लेन, तुम्हें एक प्लेन जरा ऑब्जर्व करो, ये प्लेन, इस प्लेन के अबाउट जो है ना, इस प्लेन के अबाउट जो इसके ठीक इसके बीच से जा रहा है, इस तरीके से जो जा रहा है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे फिगर बना हुआ है, ऐसा है बोलो। यस सर। इस टाइप का फिगर इस प्लेन के ऊपर है, ठीक वैसा ही फिगर प्लेन के नीचे भी है, जो कि पहले किसी में नहीं था। पहले वाला जो मैंने लिया था, जरा ऑब्जर्व करो, पहले मैंने क्या लिया था, ऊपर CS3 लिया था, नीचे C2H5 ले लिया था, तो ऐसा प्लेन सिमेट्री मिला ही नहीं था। लेकिन अभी तुमको वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया है, तो इसके कारण नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कम हो जाए। जैसे अभी अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो कितने मिलते, जैसे अभी यहाँ पर ऐसे केस में कितने मिले, 4 मिले ना, लेकिन यहाँ पर कम हो जाएगा, 3 ही है, 4 नहीं रहे। और अब देखिए क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 to the power 2 - 1 हो जाएगा, यानी 4 - 1 3 ही रहेगा। इतने ही तुम्हारे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेगा। वैसा क्यों हो रहा है, वो -1 कैसे कर दिया, ये -1 मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, अभी ऊपर था CS3 कौन कौन सा बना था पहले उसको देखे। एक यहाँ पर H किया, इधर OH किया, H और इसका मिरर इमेज बनाया, ये हो गया OH, ये हो गया H OH H CS3 CS3, एक ये A है और एक B, तो ये दोनों तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कोई इसमें सिमेट्री भी नहीं है, इस वाले स्ट्रक्चर में कोई सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हो, CS3 OH H और इसका मिरर इमेज ये अगर बनाते हो, OH H CS3 CS, ठीक है, ये हमने बनाया, और इसको बोला C और इसको बोला D। मान लो मिरर इमेज को हम अलग मानते थे, ठीक। हाँ। लेकिन एक बात मैंने बताया था, अगर 180 डिग्री रोटेट करते हो, अगर इसको तुम 180 डिग्री रोटेट कर दो,
रोटेट बाय 180 डिग्री। तो 180 रोटेशन से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहता है ना या बदल जाता था? सर सेम ही रहता है। सेम ही रहता है। यानी अगर इसको 180 डिग्री हम रोटेट कर दें तो किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। और रोटेट करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा जरा बताना। 180 के बाद ये CH3 ही रह जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर, बताओ क्या होने वाला है। सर OH राइट साइड पे जाएगा और H लेफ्ट साइड पे। वेरी गुड, यानी H यहाँ आ जाएगा और H यहाँ, OH यहाँ हो जाएगा, OH। आप कह सकते हो ना ये C है ये D है तो ये भी D ही है। सही बात है, ये भी D ही है ना। 180 का रोटेशन से कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं होता है, ये पक्का बात। इन फीचर प्रोजेक्शन, जो हम लोग फीचर प्रोजेक्शन बना रहे हैं इसमें हर जगह नहीं कर लेना है। अब फिर से सी को जरा बनाते हैं हम लोग। सी को अगर फिर से आप बनाते हो, ये देखो ये CH3 OH OH, यही तो था ना सी तुम्हारा। हमने सी में कोई चेंज किया क्या? बोलो, सी जो था वही रखा ना। देखो Yes, सी यही था। अब जरा इसको शिफ्ट करने का प्रयास करो इसकी ओर, क्या सुपर इम्पोज हो जाएंगे? अगर अब इसको हम इधर की ओर मूव कर दें और इस पे बिठाने का प्रयास करें, क्या बैठेगा कि नहीं डी पे? यस सर। पूरा का पूरा बैठ जाएगा। हाँ सर। यानी अगर ये बैठ रहा है तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया। मतलब सुपर इम्पोजिबल हो गया। सर OH कैसे क्या बैठेगा? OH के साथ OH बैठ जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये कैसा हो गया, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया। मतलब कि तुम्हारे पास ऐसा सॉक्स है, ऐसा मोजा है जो कि तुम दोनों में पहन सकते हो। लेफ्ट में चाहो लेफ्ट में, राइट में चाहो राइट में। समझे? यानी हैंड जो है, अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला बात खत्म हो गया, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर सुपर इम्पोजिबल हो गया है, तो इसको क्या आप ऑप्टिकली एक्टिव कहोगे? सुपर इम्पोज हो गया तो दोनों सेम हो गया। देखो हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अलग अलग क्यों बोला था, ये एक दूसरे के मिरर इमेज थे। देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे और नॉन सुपर इम्पोजिबल थे। लेकिन अब क्या हुआ, मिरर इमेज तो है, सुपर इम्पोज हो गया, यानी दोनों सेम ही कंपाउंड, यानी दोनों क्या है, सेम ही कंपाउंड। सिमेट्री आ जाने के कारण इसका जो मिरर इमेज बना वो भी हूबहू वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सो आप सी और डी को अलग अलग कंपाउंड ऑफ काउंट नहीं कहोगे, बोलोगे क्या, सी एंड डी आर सेम। सी और डी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि अब तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, एक ए है एक बी है और सी और डी तो सेम ही हो गया। तो टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो गए? तो टोटल आइसोमर कितना बन गया, बोलो बोलो जी। सर 3। ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट आइसोमर, हमेशा इसको ध्यान में रखना है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3 हो गए। अब एक बात देखो, ए और बी जब हुआ तब तो उसको सेपरेट करके हम लोग कर सकते हैं डेक्स्ट्रो लेवो, लेकिन यहाँ पर CD में कोई सेपरेशन नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है। और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो हमारे पास 2 सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मान लो A + B है, इक्वल अमाउंट में ऐसा है, तो इसको क्या कहोगे, ये और ये तुम्हें प्लेन पोलराइज लाइट को
रोटेट करेगा क्या A प्लस बी? नहीं सर। रेशमिक मिक्स, रेशमिक मिक्स तो डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अब अगर C और D तो एक ही है तो C इक्वल टू D डायरेक्टली लिख दो। ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं मेसो कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा? मेसो कंपाउंड। मतलब ये कि अगर किसी को चैरल कार्बन है लेकिन उसको सिमेट्री मिल जाती है तो वो फिर मेसो कंपाउंड बन जाता है। और फिर से वो मिरर इमेज पे क्या होते हैं? सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तुम ऐसा कह सकते हो इफ ए कंपाउंड है, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ पे इफ ए कंपाउंड हैव chiral carbon, but its mirror image, chiral carbon, if a compound have chiral carbon but it has plane of symmetry, then its mirror image, it's superimposable, and compound is called meso compound। समझ में आ गया? और ये भी क्या होगा? रोटेट नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्टिकली कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये भी क्या है? रेशमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आया? ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन रेशमिक को ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है, मेसो को नहीं बनाया जा सकता है। रेशमिक जो भी है ना, रेशमिक मिक्सचर can be made optically active by racemic modification, इस थोड़ा सा D या L किसी को बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, इक्वल अमाउंट्स किसी तरह से हम रिएक्शन के थ्रू कम करने का प्रयास करेंगे। बट मेसो कंपाउंड can't be made optically
इसको कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कर सकते। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। समझ में आ गया पूरा? हाँ सर। यस सर। अब इसका इसके बाद और तुम लोगों को क्या बताया जाए? सर हाँ बोलो। सर वो रेसिन मिक्सचर इनएक्टिव से एक्टिव बना सकते हो, वो एक बार बताए मतलब कैसे कुछ हो नहीं, सकता है? A प्लस बी है, बी थोड़ा कम कर देंगे। अगर रेसिमी मिक्सचर इक्वल होता है ना जी A प्लस बी का, समझे, बी को थोड़ा कम कर लिया, कोई रिएक्शन ऐसा किया जिसमें कि बी जो है न्यूट्रलाइज हो गया, किसी से रिएक्ट करके खत्म हो गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो जब दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं तब तो एक को निकाल सकते हो ना, लेकिन दोनों एक ही है तो कैसे निकालेंगे, ये मतलब है। क्लियर हो गया राज? नहीं सर, मतलब क्या? सर वो बी का मतलब समझ में ना आया। अरे तुम्हारे पास मान लो दो कंपाउंड, एक ए है और बी है, दोनों मिल के ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब अगर इसको सेपरेट कर दिया, इधर ए अलग कर दिया सॉल्यूशन और बी का सॉल्यूशन अलग कर दिया, अब ये अलग ना हो गया, ये कंबाइन हाँ रूप हाँ। से इनएक्टिव था, अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। समझा? जब ए प्लस यस बी सर। के फॉर्म में था तब इनएक्टिव था, जब अकेला ए हो गया तो नहीं एक्टिव हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। हम्म। यस सर हो जाएगा। मान लो बराबर नमक और बराबर चीनी मिला दिया तुमने, एकदम पीस दिया, खूब पीस दिया, तो अब उसको खाओगे तो ना नमकीन लगेगा ना मीठा लगेगा, अगर बराबर मात्रा में मिला देते हो, ऐसा समझ लो। नमक और चीनी है, दोनों इक्वल काम कर रहा हो, लेकिन ऐसा इनेंशियोमर इससे भी ज्यादा इक्वलिटी देता है, ऐसा ही मान लो नमक और चीनी है, तो अगर वो है तब तो उसको अगर अलग किसी तरह से हम लोग कर पाए, एकदम बिल्कुल ही मिक्स कर दिया पूरा का पूरा, उसको कौन अलग कर सकता है बताओ? पूरा का पूरा नमक और चीनी है, पूरा एकदम मिक्स कर दिया, मिक्सी में डाल के एकदम अच्छे से कर दिया, तो कैसे उसको अलग करोगे, कोई बताओ मुझे, तरीका है? नहीं सर। हम्म, नहीं सर, मतलब नहीं हो पाएगा। कोई तरीका नहीं है। बताओ पार्थ, रोहित बताओ तो। बोलिए क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? सर रिपीट कीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ कि नमक और चीनी का बिल्कुल मिक्स कर दिया अच्छे से, बराबर अमाउंट, इस तरह का अमाउंट लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, एकदम पतला कर दिया, दो इसके मिक्सी में डालकर दोनों को सेपरेट कैसे करोगे, कर पाओगे? नहीं कोई सर। मेथड नहीं सर। नहीं? अरे चीटी को दे देना ना, चीटी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ। हाँ यस सर कर लेगा। पक्का? सो नेचर में हमारे पास देखो ये सारी चीजें नेचर में है, तो ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्शन सब भी नेचर में ही है, हम लोग नहीं कर सकते उस रिएक्शन को। मान लो डी और एल को अगर अलग करने का बात आएगा तो नेचर से ही करा पाएंगे, हम लोग नहीं कर सकते नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हम लोग जो बॉडी में मान लो फैट लेते हैं या फिर प्रोटीन लेते हैं, वो सब भी सब एक ही ऑप्टिकल एक्टिव वाला लेते हैं। तो अगर मान लो आर ले रहे हैं तो एस नहीं लेते, एक ही पार्ट हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है, दूसरा पार्ट हमारे लिए वेस्ट है, अगर तुम खाओगे तो वेस्ट है, कुछ नहीं होने वाला, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उसके थ्रू नहीं होगी। अगर शुगर भी तुम यूज कर रहे हो, शुगर इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, हो तुम्हें पता तिकडेच है, घेऊन जाना फोन, चार्जिंग एवढं पण मेन नाही समझे, शुगर इज ऑल्सो ऑप्टिकली चार्जिंग एक्टिव। एवढं पण मेन नाही, तिकडेच घेऊन जाना फोन। ठीक है, तो ये बात समझ में आया सबको?
अब जो है कुछ Yes, sir. रिएक्शंस पे आए हम लोग, और भी चीजें हैं वो तुम लोग खुद से पढ़ना, एक पार्ट है तुम लोग खुद से पढ़ना। लाइक सिमेट्री, कौन कौन सी सिमेट्री होती है, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, वो एक बार तुम लोग पढ़ लेना उसको, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सर पर कौन से लेसन में मिलेगा ये? एनसीईआरटी में नहीं है, मैं दे सर दूंगा, कौन से लेसन में? मैं दे दूंगा तुम्हें, कोई नहीं। यस सर. टाइप्स ऑफ सिमेट्री जो है, जैसे क्या क्या होता है, लाइन सिमेट्री होती है, ये आप लोग पढ़ ले। क्वेश्चन आ जाए और ना बन पाए इतना आसान टॉपिक का तो कोई फायदा नहीं है, ये समझाने का ज्यादा कुछ नहीं है। लाइन सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री होता है, और दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना। प्लेन सिमेट्री एंड थर्ड पॉइंट सिमेट्री, ये तीन तरह की सिमेट्री होती है, लाइन सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री। तो ये आपको मैं दे दूंगा, आपको नहीं मिलेगा तो मैं ये दे दूंगा। अभी हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो ऑप्टिकल एक्टिव वाले क्या क्या रिएक्शंस होते हैं उस पे हम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ किसी को पूछना है तो बोल सकते हो। तुम लोगों को मैंने डाई स्टीरियोमर बता दिया, मेसो स्ट्रक्चर भी बता दिया, मेसो कंपाउंड भी बता दिया। नाउ अब रिएक्शंस के बारे में है। रिएक्शंस आगे चल के हम लोगों को जो एडवांस लेवल में जब जाना होगा तो इसका जरूर हमेशा यूज ऑप्टिकल एक्टिविटीज का। एक बात और, जो हमने ये कंपाउंड बोला, लाइक टर्टरिक एसिड ही ले ले, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ ले ले, टर्टरिक एसिड, ये हमने ले लिया। टर्टरिक एसिड कैसा था, यहाँ COOH था, इधर भी तुम्हारा COOH था, राइट, OH, H, सॉरी यहाँ OH कर लो, ये H कर दो, और यहाँ पर ये तुम्हारा D टर्टरिक एसिड था, राइट ना। बताओ इसमें कितने चेरल कार्बन थे? तो दो। सर दो. दो थे, दो थे। तो चूंकि इसमें दो चेरल कार्बन थे और चीज वही हो गया, फिर से देखो ये दोनों सेम है, ठीक। तो डी और एल बनेगा, और दूसरा वाला जो तुमको बनता वो मेसो बन जाएगा, ठीक उसी की तरह। ये दोनों तो ठीक है बन जाएगा, लेकिन एक और जो बनाओगे वो तुमको मेसो में चला जाएगा। तो टोटल कितने ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए टोटल, बोलिए। सर तीन. तीन, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसमें टोटल जो है तुम्हारे, ये तुम्हारा एल हो गया, और एक और जो बनेगा उसको आप डायरेक्ट मेसो बोल सकते हो। OH, OH, H, ये तुम्हारा हो गया मेसो टर्टरिक एसिड। इस जब आप टर्टरिक एसिड की बात बोलोगे तो तीन फॉर्म आपको होगा, डी टर्टरिक एसिड, एल टर्टरिक एसिड एंड मेसो टर्टरिक एसिड। इसके अलावा भी आपको बोलना पड़ेगा एक बात और, इतने से आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं हो गया। आप डी टर्टरिक एसिड अगर बोलते हो तो क्या कंप्लीट है आपका बोलना? नहीं, वो प्लस है कि माइनस है ये भी बताना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना। डी बोलने से प्लस माइनस का तो पता नहीं चलता है, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल चुका था। तो इसको डी के साथ आपको क्या बोलना चाहिए, माइनस बोलना चाहिए। हमें पता है डी माइनस वाला था, और एल जो है प्लस टर्टरिक एसिड। इतना जब बोलते हो तब तुम इफेक्टिवली कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पे आते हो, मींस डी माइनस टर्टरिक एसिड, एल प्लस टर्टरिक एसिड, मेसो तो प्लस माइनस होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 3 हो गए।
अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अब क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताइए क्या होगा? 2 ही होगा, इसलिए कि मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया, क्या ऑप्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें मैंने एक्टिव नहीं लगाया था, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझने लगे, समझे? प्लस माइनस ऑप्टिकली एक्टिव है ना, मेसो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं है। क्लियर? यस सर। तो अब हम लोग रिएक्शंस पे आ जाए। सर ये मीसो में आता नहीं है पॉइंट, क्या नंबर हुआ? ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। हाँ हाँ, सर ये मीसो में आता क्या पॉइंट? नहीं, क्या क्या बोल रहे, बताओ, नहीं समझ में आया मुझे, सर क्या बोल नंबर रहे? ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ये मीसो में आता क्या ये पॉइंट? नहीं, मेजो कहाँ, इसमें मेजो से मतलब नहीं है ना, मेजो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ऑप्टिकल आइसोमर है, समझो, ये सब ऑप्टिकल आइसोमर है, बट ऑप्टिकली एक्टिव वही है जो प्लस और माइनस कर पाएगा, समझे? ये सब ऑप्टिकल आइसोमर समझो, ऑप्टिकल आइसोमर अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर 2 में डिवाइड हो गया, एक किस में डिवाइड हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होंगे? मेसो होंगे। क्लियर? ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा? मेसो होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? प्लस माइनस वाला होगा, प्लस माइनस। समझे? तो मेजो में तो प्लस माइनस नहीं बन सकता है ना, रेसमिक में प्लस माइनस बन सकता है। आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं रिएक्शंस पे। कितने तरह के रिएक्शंस ऑप्टिकल स्टीरियो केमिस्ट्री में हो सकता है? स्टीरियो केमिस्ट्री में पहला हो सकता है जनरेशन ऑफ चिरल सेंटर। पहला हो सकता है क्या? जनरेशन ऑफ चिरल सेंटर। मान लो कि हमने एक रिएक्शन लिया, ये आप रिएक्शन कर चुके हो, CH3 CH2 CH2 CH3 ये लिया, और बहुत सिंपल सा रिएक्शन करा रहे हैं, इसको Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? हेलाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना? यस तो सर। अब देखो कितने कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस जगह पर क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो कि चिरल सेंटर बन जाएगा, चिरल कार्बन बनेगा? कहाँ पे क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कि तुम्हारा चिरल कार्बन बनेगा? बताओ। सर अभी सेकंड या तो थर्ड कोई भी कार्बन। सेकेंड पे या थर्ड पे, दोनों में से कहीं भी कर दे तो बन जाएगा, है ना? सही यस बात। सर। हाँ हाँ। तो हम लोग थर्ड पे बना देते हैं, मान लो CH3 CH2 CH और यहाँ पर इसके अलावा और भी बनेगा, और क्या बनेगा इसके अलावा? नॉर्मल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, सो नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन भी बनेगा, नॉर्मल, वो तो आइसो बन गया ना, नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन भी बनेगा, एंड इट इज योर आइसो बन गया, ये आइसो बन गया। तो ये चिरल है, यहाँ पर हमें स्टार लगा, ठीक है? अब देखो इसमें होता कैसे रिएक्शन होता है।
अब अगर तुम रिएक्शन पे जाओगे तो सबसे पहले Cl2 अटैक करता है ये तुम्हारा CH2 है, इसे कर लो हम लोग CH2, मान लो हम CH3 ऐसे कर ले और यहाँ पर C2H5 कर ले, ठीक है। अब इसका तुम Cl2 से जब रिएक्शन करो सबसे पहले क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल का शेप होता कैसा है, अगर ये C है, यहाँ मान लो C2H5 हो गया और इस जगह पर CH3 बन गया और यहाँ मान लो हाइड्रोजन, और ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है। यही तो होगा ना, पहले फ्री रेडिकल बनेगा और प्लस क्या बनेगा, प्लस HCl बनेगा। क्या यही रिएक्शन होता है? बोलिए। क्या जी, कहाँ गया सब? यस आवाज नहीं आ रहा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करके लिखें, इस तरह से तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो कार्बन है ऐसे बना, इसको हमने ऊपर ले लिया, यानी कि ये तुम्हारा जो C2H5 है ये ऊपर की ओर। तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा बात। ये हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री सीख रहे हैं, ये CH3 ऐसे आ गया और ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा C2, ये मान लो स्ट्रक्चर, और यहाँ फ्री है। अब समझ रहे हो कैसा फिगर है? C2H5 अंदर जा रहा है, CH3 बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन जो प्लेन। अब जो फिर से Cl2 अटैक करेगा, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ये A अटैक कर सकते हो, ये B अटैक कर सकते हो, क्योंकि ये प्लेनर है तो दोनों तरफ से इक्वल वैल्यू है अटैक करने का, बोथ आर इक्वली प्रोबेबल। तो एक से अगर तुम्हारा मान लो R बनता है तो दूसरे से क्या बनेगा, S बन जाएगा। अगर एक से R बनता है तो दूसरे से S बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? यस सर, बनेगा। बन जाएगा। मान लो ऐसा बना तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसा स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम प्लेन में इस तरह से अटैक कर रहे हैं तो ए वाला जो बनाएगा, ए वाला बना देगा तुम्हें ये, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही, ये कार्बन है, इसको इस तरीके से ये जो है रहने दो यहीं पर CH3, और इधर से जो अटैक करेगा ये मान लो क्लोरीन ऐसे करके तुमको अटैक कर दिया, क्लोरीन ने ऐसे अटैक। अब क्या होगा इसका, ये C2H5, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। और अगर बी से अटैक करेगा तो कैसा हो जाएगा, क्लोरीन दूसरी साइड चला जाएगा, क्लोरीन, ये क्लोरीन ऊपर जाएगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन होगा वो, यहाँ पर क्लोरीन, और दूसरी साइड से अटैक करेगा तो तुम्हारा क्लोरीन यहाँ कहीं हो जाएगा, और ये तुम्हारा CH3 रह जाएगा। और मान के कर सकते हो कुछ ऐसा जो है, C2H5 समझ आया, इस टाइप का कुछ सीन, ये कुछ। तो एक
ये तो यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे, मिरर इमेज होंगे। यस सर होगी। तो इनएंसियोमर होंगे, इनएंसियोमर होंगे, और दोनों प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है, तो ये बनेगा जो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा। मीन्स ये जो प्रोडक्ट आपको जो फॉर्म हो रहा है आइसोक्लोरोब्यूटेन, ये रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को या नहीं करेगा। मीन्स मैं कह रहा हूं जो प्रोडक्ट होगा, जो आपका प्रोडक्ट फाइंड किया आपने, प्रोडक्ट जो है आपका आइसोक्लोरोब्यूटेन, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा? इज रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट? बताइए, बोलो जी पार्थ। सर करेगा। नहीं करेगा, नो, बिकॉज इट इज ए रेसमिक मिक्सचर। जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है वो रेसमिक मिक्सचर है, बिकॉज इट इज ए रेसमिक मिक्सचर। इट इज ए रेसमिक मिक्सचर, मतलब ये हुआ, अगर तुम इस तरीके से कभी भी चैरल सेंटर का फॉर्मेशन करने का प्रयास करोगे तो दोनों तरफ से इक्वल प्रोपोर्शन होगा, प्रोबेबिलिटी होगी अटैक करने की। दोनों फेस से चूंकि प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएंगे, एंड बोथ फेस हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी अटैक्ड बाय Cl2 और अदर अटैकिंग ग्रुप। So you always find a racemic mixture other than optically active solutions. Clear? यस सर। तो ये racemic mixture होगा, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। सर ये रेसिमिक मिक्सचर होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल racemic mixture होगा, इसलिए कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। बोथ वे अटैक है यहाँ पर, ये बोथ वे अटैक पॉसिबल है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ चैरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ चैरल मॉलिक्यूल। तो अगर रिएक्शन ऑफ चैरल मॉलिक्यूल का बात करें तो जैसे देखो CH3 है, CH2, CH स्टार, Cl। अब ये तो चैरल मॉलिक्यूल है ना, ये चैरल है। अब इसको तुम फिर से Cl2 से अगर रिएक्ट किया तो क्या बन सकता है? CH3, CH2, CH स्टार, Cl, और यहाँ पर CH2Cl। यानी इसमें हमने जो चैरल सेंटर है उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द चैरल कार्बन। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, डज नॉट इन्वॉल्व चैरल कार्बन। चैरल कार्बन को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। जो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ वाले पोजीशंस पे हो रहा है। ये तो चैरल वाला पार्ट नहीं था ना, यहाँ पे आप रिएक्शंस कर रहे हो देखो, जबकि चैरल कार्बन तो कोई और ही है। ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। अगर हम एक पार्ट ले कोई भी इसमें, सपोज करो कि हमने लिया यहाँ पे तुम्हारा
H ले लिया, इधर Cl ले लिया, ये CH3 है और यहाँ पर CH2 CH3। तो बताओगे ये R है या S है, ये क्या है? ये जो तुम्हारा है R है या S है, बता सकते हो मुझे? बोलो। सर क्या आर होगा? है। आर। R है, यस सर। ठीक है, ये मान लो R है। बट अब हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी कि Cl2 से इसका रिएक्शन कराने के बाद ये कैसा बन जाएगा? ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पर इस जगह हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं, इस जगह लगा रहे हैं, ठीक है, चेंज कर लो। C2H5 बदल देते हैं, इसको C2H5 कर देते हैं और इसी को CH3 कर देते हैं, तो ये R था तो S हो जाएगा, नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग क्या किया, यहाँ पर CH2Cl, इस रिएक्शन में कहीं भी चिरल कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा, C2H5 ClH। अब जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, R हुआ या S हुआ? राइट। चेक करो। सर आर। R बदल गया, चिरल कार्बन पे कोई अटैक नहीं किया गया, कहीं ब्रेकिंग नहीं हुई, तब भी ये R से S में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन प्रिफरेंशियल ऑर्डर। इस क्लोरीन के आ जाने से इसका प्रिफरेंशियल ऑर्डर बदल गया है। अभी ऑर्डर क्या था, अभी फर्स्ट ऑर्डर ये था, सेकेंड ऑर्डर ये था और थर्ड ऑर्डर इसका था, लेकिन इसके आने से फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया, इसका ऑर्डर तुम्हारा सेकेंड हो गया और ये थर्ड, समझे? चिरल कार्बन इज नॉट इन, चिरल सेंटर इज नॉट इन्वॉल्व, मीन्स बिना चिरल सेंटर को चेंज किए हुए हम लोग R से S, S से R में बदल, क्योंकि वो तो प्रेफरेंस है, ऑर्डर का प्रेफरेंस है, उसको चिरल सी चिरलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, हमने बदल दिया क्लोरीन लगाकर। क्लियर है ये बात? यस सर। यस। देखो एक और एग्जांपल, CH3 C2H5 CH2OH और इधर हाइड्रोजन कर लो। इसका रिएक्शन हमने क्या किया, HCl से कर, इसका रिएक्शन HCl से कर, और ये तुम्हारा S है, तुम्हें पता है S भी बता दिया और साथ में माइनस है ये भी बता दिया। ये सारा का सारा स्पेसिफिकेशन जब तक कि नहीं होगा तब तक तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। ये कौन सा अल्कोहल है फिर, ये अल्कोहल है तुम्हारा 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, यानी 1 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल है, सॉरी 2 मिथाइल 1 ऑल, ऐसा है 2 मिथाइल 1 ऑल ब्यूटेन। ये है तुम्हारा S-1 2 मिथाइल 1 ऑल ब्यूटेन। तो जब रिएक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड सिर्फ ब्रेक होगा, यानी फिर से चिरल वाला पे अटैक हुआ ही नहीं, बन गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया और ये CH2Cl, CH2Cl।
अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन एस ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन रह रहा है, लेकिन इसकी एक्टिविटी बदल गई। ये माइनस था, माइनस से ये प्लस हो गया, एक्टिविटी इसकी बदल चुकी है, एस ही रह गया, यानी कि कुछ भी हो सकता है, आप नहीं कह सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन तो आप बता ही सकते हो आसानी से, माइनस प्लस के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है माइनस प्लस। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले हम लोग। ये एग्जाम्पल्स आप लोग जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ से, मतलब नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स है। सर हम लोग वो माइनस प्लस साइन कैसे तो डिसाइड कर नहीं पाए? नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा आपको, पता ही नहीं चलेगा, वो कैसे पता चल सकता है? कुछ चीजों का जितना बता रहे हैं उतना याद रख लोगे। अरे मैथमेटिक्स थोड़ी ना है जी यहाँ पर तो कुछ चीज तुमको याद रखना पड़ेगा ना, हाँ कॉन्सेप्ट समझना है। इस टाइप का देखो ऑप्शंस में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, अरे प्लस है तो प्लस हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो बोलोगे नहीं कुछ भी हो सकता है। अब बताओगे ऐसा रिएक्शन हुआ, ए बी सी डी ही डाल दिया उसमें, प्रिफरेंस ही नहीं डाला, और पूछ देगा अब बताइए इसमें जो है आर था, एस होगा, प्लस था, माइनस होगा, क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? एनीथिंग पॉसिबल, हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब ये एस माइनस है, अब जो हो गया ये एस ही रह गया, अभी भी एस था, एस ही रह गया, लेकिन ये प्लस हो गया। समझ में आया? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। अब जनरेशन ऑफ सेकेंड चैनल, अब थर्ड पॉइंट पे आए, लास्ट है, उसके बाद हम इंड कर देंगे। जनरेशन ऑफ सेकेंड चैनल सेंटर। अगर आपने सेकेंड चैनल सेंटर जनरेट कर दिया, अब क्या? जैसे कि ये सिचुएशन था हमारा, CH3HCl, और यहाँ पर आपने CH2 रखा और ये CH3, ठीक है, ऐसा है सेकेंड चैनल, यानी कि Cl2 आपने अगर यहाँ रिएक्शन कराया, Cl2 रिएक्शन कराओगे तो कैसा? ये CH3, फिर से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन तो होगा ना, Cl, और यहाँ का जो कार्बन है, मान लो ये एक हाइड्रोजन कुछ ऐसा चला, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, और एक तो तुम्हें पता ही है इस तरीके से एक और हमें बनाना पड़ेगा CH3, ये सिचुएशन। फिर से दो अटैक, एक ये वाला अटैक ए, और एक दूसरा अटैक इधर से, दो अटैक हो सकता है, एक इधर से हो सकता है, ए बी, दो अटैक Cl2 का हो सकता है, और इन दो अटैक्स में बनेगा, ए अटैक जब करोगे CH3 ClH होगा, और जो तुम Cl बनाने वाले हो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें CH3 को ऊपर ले जाना है, Cl अटैक करा रहे हो, CH3 को हमें क्या करना है, नीचे करना है, वर्टिकल नीचे होता है, Cl इधर आ जाएगा, तो Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, और CH3 ये हो गया तुम्हारा ए वाला, तो बी वाले में रिवर्स हो जाएगा, ये बी पाथ से ऐसा बनेगा, तो Cl and H and H, ये तुम्हारा बी पाथ से, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या है,
ये पहला वाला जो पाथ बना ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ये लेकिन मेसो है, ये मेसो है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें मेसो हो गया, लेकिन ये मेसो नहीं है, ये एक्टिव है। जो भी हो रहा है आई थिंक एस एस बन रहा है। So this is your optically active part. और ये मेसो पार्ट, क्या ये दोनों बराबर बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव और मेसो का परसेंटेज बराबर होगा? क्या ये दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में है? यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना था ए और बी का प्रोपोर्शन सेम होगा? ये एक क्वेश्चन उठता है, बोलो। नहीं होगा यहाँ पर दोनों सेम, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट जो है, एक साइड क्लोरीन होगा, दूसरे साइड हाइड्रोजन होगा, समझे? एक साइड CH3 होगा, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे। तो क्लोरीन का जो रिपल्सन होगा या CH3 का जो रिपल्सन होगा वो हमेशा एक साइड को फेवर करेगा और दूसरे साइड को अनफेवर करेगा। एक साइड तुम्हारा ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा इस केस में, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इसलिए इट वाज फाउंड दैट जब ऐसा रिएक्शन कराया गया तो मेसो वाला पार्ट का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा था, इट इज 71% था, और ये वाला पार्ट जस्ट 29। तो यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है जब आप करवा रहे हो न्यू सेकेंड चेरल सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट्स one phase is more preferential compared to other phase. क्लियर ये बात? यस सर। तो इसको एक बार फिर से आप लोग नोट करना। सो यहाँ पर ही मैं एंड करता हूँ इसको, और आप लोगों को जो मैंने बोला सिमेट्री वाला वो पार्ट उसको पढ़ लोगे। तो नाउ यू कैन सर आप सॉल्व। PDF भेज दोगे? हाँ, इसको मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। सब लोग इसको नोट भी अच्छे से इसके कर ऊपर लेना। थोड़े और क्वेश्चन भेज देंगे क्या, मतलब अलग क्वेश्चंस तुम लोग को जैसे हिमांशु पांडे ये सब था ना, वो सब बुक तुम लोग के पास है कि नहीं है? इसके पास तो है, रोहित के पास। हाँ, कोई भी एक ले लो, जो रोहित ने लिया हुआ वही ले लो। रोहित तुमने कौन सा लिया ऑर्गेनिक का? सर जो भी वही लिया है है हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे लिया, तो सब लोग सेम ही बुक ले लो, तो आपस में उसी बुक को करोगे। जो होगा मैं फिर डिस्कस करूंगा, ठीक है? सो स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट। सो हम लोग हेलाइट सब अच्छे से कर पाएंगे। यस सर। सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? इस पे क्वेश्चन देखो, कोई भी रिएक्शन जब आएगा ना, रिएक्शन जब आता है तो उसके प्रोडक्ट्स में अब जब तुम जाते हो, एक तो पहले ये सब आएगा, ये सब इसके भी क्वेश्चंस आप देखोगे हिमांशु पांडे पे आपको मिलेंगे। जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जाओगे, कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट में उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आ सकती है, समझा? अब तुमको अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन होने से अगर मान लो पहले R है तो अब क्या बन सकता है? क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो R से R भी बन सकता है, S भी बन सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन विच ग्रुप इज लिविंग। जैसे SN2 रिएक्शन करते हो, एक SN1 रिएक्शन होता है। मैंने कुछ रिएक्शंस तुम्हें बताया भी था, लाइक तुम्हें SOCl2 वाला देखो ना, इसमें मैंने बताया था। उसी के बाद तो हम लोग आए थे इस पे हेलाइट डेरिवेटिव्स में, देखो तुम्हें दिख जाएगा। हाँ, ये देखो मैंने इसमें करवा रहे थे। जैसे अब X माइनस है रिटेंशन, अटैक ऑफ ग्रुप इज फ्रॉम द सेम साइड फ्रॉम वेयर लिविंग ग्रुप लीव्स। तो इधर से ही अगर चला जाए तो रिटेंशन हो जाएगा। ऐसा किसमें होता है? ये देखिए, ये वाला रिएक्शन अगर सेम साइड से अटैक है, इस तरह से निकल गया, तो अब क्या इसका फायदा हुआ? इधर से ही अटैक हो गया, यानी जैसा कॉन्फ़िगरेशन पहले था वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये चैरल है कि नहीं, बोलो? यस सर। है ना चैरल? यानी हमने बॉन्ड को भी ब्रेक किया, चैरल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इस रिएक्शन से, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन जैसा वहां था वैसा ही रहेगा। यानी कि अब तुम बता सकते हो अगर तुमने SOCl2 से रिएक्शन करने से हमको क्या फायदा है।
ये मिथाइल है, ये मान लो पीएच है, अब ये एच है। अब तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। ये OH है और हमने क्या कर दिया इसको Cl। नहीं तो इतना इतना का जरूरत ही क्या, इतने तरह का इस टाइप का बनाने का क्या जरूरत है, इसको HCl से ही कर लेते, ठीक है। या फिर हमको ये OH को हटाना है, HCl से भी कर सकते थे ना, हटा लेते। क्या होता है इसका फायदा, क्या हो गया, पहले जो है ये H और ये Cl पहले निकला, पहले ये H और ये Cl जैसे को निकला, ये और ये पहले टूटा। इसको टूटने से क्या हुआ, चैरल कार्बन ब्रेक नहीं हुआ। इसके टूटने से चैरल कार्बन ब्रेक नहीं हुआ, पहला फायदा ये हो गया हमको। यानी हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये ब्रेक नहीं। अगर ये ब्रेक हो जाता तो हमको दिक्कत हो जाती। ओ, ये ब्रेक हुआ और ये सल्फर से उसी जगह पर अटैच हो गया। ब्रेक हुआ कहीं पर चैरल कार्बन नहीं हुआ। अब क्या होता है, ये वाला पार्ट SO2 के रूप में उड़ जाता है और इधर वाला Cl ही इसके साथ अटैच हो जाता है। मैकेनिज्म ये हो गया। सो आप आसानी से बता पाओगे जिधर ये OH था उधर ही Cl। समझ में आया बात? यस सर। लेकिन ऊपर कोई दूसरा रिएक्शन है, SOCl2 की जगह दूसरा है, और भी रिएक्शन था ना जी, देखिए। अच्छा, ये तो हम लोग लगता है स्टूडियो में वहां पर घुस ही गए थे हम लोग ऑलमोस्ट। जैसे देखो HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, Br पीछे से अटैक कर दिया, Br जैसे पीछे से अटैक किया, अब तो आंसर उसका बदल जाएगा। यानी कि इसी रिएक्शन को आप अगर SOCl2 से कराते हो और इस तरीके से कराते हो तो दोनों में आंसर्स में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। एक जो है प्लस वाला होगा तो दूसरा माइनस वाला हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब इसको जो है जरा इसको पढ़ना तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। ये रिएक्शन जैसे थाइनाइल क्लोराइड से करने से क्या बनेगा, रेड हॉट फास्फोरस Br2 में क्या आएगा, PBr3 से क्या आएगा। ये जो है सारा रिएक्शंस का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। So that you have to include stereochemistry also. समझा? मजा आ जाएगा फिर इसको समझोगे अच्छे से तो मजा आ जाएगा। सर ये भी PDF भेज सकते हैं? ठीक है, सर ये भी PDF भेज सकते हैं? ये वाला भी हाँ सर। हाँ हाँ सब भेज देंगे, इसमें क्या है। यस सर।